अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी वीडियो है उसका मकसद ये है कि आप सबके साथ पिछले 5 साल के जो पर्चे हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए उन एरियाज़ को नोट डाउन करना, उन एरियाज़ को स्पॉट करना कि जहां एग्जामिनर का फोकस ज़्यादा है, यानी कि जिन थीम से, जिन एरियाज से एग्जामिनर ज़्यादा क्वेश्चन जो है पिक कर रहा है। CSS एक हद तक प्रिडिक्टेबल भी है। जब हम बात करते हैं पाक अफेयर्स के पेपर्स की तो हम ये देखते हैं कि पिछले 5 साल के अंदर कुछ एरियाज हैं जो कि CSS एग्जामिनर का जिनमें इंटरेस्ट देखने को मिला है। और जिस तरह से कहा जाता है कि अगर मंजिल की रहनुमाई सही हो तो मसाफत आधी रह जाती है, इसी तरह से अगर हमें उन एरियाज का पता हो कि जहां से एग्जामिनर ज़्यादा क्वेश्चंस पिक कर रहा है और बार बार पिक कर रहा है तो CSS का कठिन जो सफ़र है वो भी थोड़ा आसान हो जाता है। अब पाक अफेयर के अंदर कई सालों से ट्रेंड चेंज होता जा रहा है। पहले हमने देखा था कि पाक अफेयर के अंदर एग्जामिनर प्री पार्टीशन को ज़्यादा फोकस करता था, लेकिन अब पिछले 5 सालों के जब हम पेपर्स का तज्जिया करते हैं तो हमें पता लगता है कि कुछ और एरियाज हैं जिनसे CSS का एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन पिक कर रहा है। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स वो हैं कि जो ऑलरेडी माशाल्लाह प्रिपेयर्ड हैं 2023 के एग्ज़ाम में बैठने के लिए, तो उनको इन 10 एरियाज जिनके ऊपर हम बात करेंगे, अगर वो इन पे फोकस करेंगे तो वो ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। और कुछ वो भी शहजादे माशाल्लाह होंगे कि जो अब अपने जो हैं औजार जो है वो रेडी कर रहे होंगे और अपनी एमुनेशन रेडी कर रहे होंगे एग्ज़ाम के हवाले से। उनके पास टाइम जो है वो कम है, तो वो कौन से एरियाज़ हैं जिन पे अगर फोकस करेंगे तो वो अपने एग्ज़ाम के अंदर पेपर में ना सिर्फ 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं बल्कि उनसे अच्छा स्कोर भी गेन कर सकते हैं। हमने इस वीडियो के अंदर उन थीम्स को सेग्रीगेट किया है कि कौन सी थीम्स, कौन से एरियाज़ CSS का एग्जामिनर ज़्यादा पिक कर रहा है क्वेश्चन बनाने के लिए, और फिर हम हर थीम का एक तकाबली जायज़ा लेते हुए हम वो क्वेश्चन भी बताएंगे कि कौन कौन से साल उसने उस डायमेंशन से क्वेश्चन दिए। सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है एग्जामिनर वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट या हिस्ट्री वाला जो पार्ट है, उसके अंदर एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की तरफ जाता है वो, और सबसे ज़्यादा वो बार बार जो फोकस कर रहा है अमेंडमेंट्स के अंदर जो तरमीम हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और वो भी उसमें भी स्पेसिफिकली 18th अमेंडमेंट के ऊपर CSS का एग्जामिनर बार बार फोकस कर रहा है। अब हम देखते हैं कि 2022 के अंदर उसने क्वेश्चन दिया था, डिस्कस द फेडरल स्ट्रक्चर of 1973 Constitution of Pakistan after 18th Amendment. Why criticism on 18th Amendment started recently? यानी कि 18वीं तरमीम के ऊपर आजकल तनकीद क्यों हो रही है और 18वीं तरमीम ने किस तरीके से जो फेडरल स्ट्रक्चर है 1973 के आइन के बनने के बाद वाला जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको कैसे जो है चेंज किया है, उसको हमने देखना है। साथ ही उसने 2019 में भी क्वेश्चन पूछा था कि 18वीं तरमीम जो कि मेजर है, जिसने पाकिस्तान में सेंट्रल प्रोविंस रिलेशन को एक नया शक्ल प्रोवाइड की है, उसके हवाले से उसने क्वेश्चन पूछा। लेकिन उसकी स्टेटमेंट क्या थी कि हाउ फार द नेचर ऑफ सेंट्रल प्रोविंस रिलेशन हैज चेंज्ड अंडर वेरियस अमेंडमेंट टू द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इवेलुएट। अब इसमें भी वो पूछ रहे हैं कि कौन कौन सी अमेंडमेंट के अंदर सेंट्रल प्रोविंस रिलेशन चेंज हुए, लेकिन जो मेजर जो चेंज देखने को मिला है जो सबसे ज़्यादा वो 18वीं तरमीम में ही देखने को मिला है। तो अगेन इस क्वेश्चन के अंदर भी जो प्रेमिस जो है 18th अमेंडमेंट का है। फिर डिस्कस द नेचर ऑफ सेंट्रल प्रोविंस रिलेशंस अंडर द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। 2018 के अंदर भी एग्जामिनर ने फिर दोबारा सेंट्रल प्रोविंस रिलेशन को, यानी कि सूबों का और वफाक का जो ताल्लुक है वो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है उसकी नेचर क्या है उसके ऊपर बात की है। तो जिस तरह सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि एग्जामिनर का फोकस कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान रहा है, तो उसमें सेंट्रल प्रोविंस रिलेशन, 18वीं तरमीम के ऊपर तनकीद और 18वीं तरमीम का जो इम्पैक्ट है
जिससे आपके वफाक का और आपके यूनिट्स का यानी कि फेडरेशन और फेडरेटिंग यूनिट्स यानी कि सेंटर और प्रोविंसेस का जो रिलेशन चेंज हुआ है उसकी तरफ जा रहा है। अब अगर हम 18वीं तरमीम के ऊपर फोकस करेंगे और 18वीं तरमीम वाला टॉपिक अगर हम अच्छा प्रिपेयर करते हैं, साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन को भी उसके ऊपर भी थोड़ी नज़र दौड़ाते हैं, तो हम फिर एग्ज़ाम के अंदर एक क्वेश्चन जो है करने की पोजीशन में आ जाते हैं। क्योंकि पिछले 5 साल का तज्जिया बताता है कि हर एक साल छोड़ के एग्जामिनर बार बार इस एरिया से क्वेश्चन दे रहे हैं। दूसरी थीम जब हम देखते हैं, पॉलिटिकल डिस्कोर्स की थीम है, जिसमें पॉलिटिकल कल्चर भी पाकिस्तान का डिस्कस किया जाता है, पॉलिटिकल सिस्टम्स भी डिस्कस किए जाते हैं। इस वक्त जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स हो रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, उसके अंदर क्या रोल है, क्या किरदार है जमहूरियत में, और फिर साथ ही इसके साथ नेशनल इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल डिस्कोर्स के बैनर के अंडर आती हैं। तो हमने एक एरिया हाईलाइट किया है पिछले 5 साल का तज्जिया करके पेपर्स का, कि इस एरिया से भी एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन दे के जो हमारे एस्पायरेंट्स हैं उनका नॉलेज और क्रिटिकल एबिलिटी को टेस्ट कर रहा है। तो अगर हम ये एरिया प्रिपेयर करते हैं तो हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं कि हम स्मूथली इस एरिया का क्वेश्चन जो भी वो आएगा जिस डायमेंशन से, उसको हम कर सकते हैं। और वैसे भी देखें, आजकल सबसे ज़्यादा इस मुल्क के अंदर जो बात चल रही है वो पॉलिटिकल डिस्कोर्स के साथ साथ पॉलिटिकल पोलराइजेशन की है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी, सारे सियासतदानों को इकट्ठा करने की बात हो रही है। तो ये आजकल की भी डायमेंशन, और पाकिस्तान में इस वक्त जितना पॉलिटिकल केओस है, तो हम ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा अहम एरिया जो बना हुआ है वो ये वाला है। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि 2022 में उसने सवाल दिया था, डिस्कस द रोल ऑफ रीजनल एंड नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, हाउ फार दीज पार्टीज आर नेसेसरी फॉर द पॉलिटिकल सिस्टम। जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिकल डिस्कोर्स को बहुत टारगेट कर रहा है। 2022 में उसने एक और क्वेश्चन भी दिया था, वो भी हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री से है, और वो है कि इवेलुएट द फैक्शनल पॉलिटिक्स ऑफ अर्ली ईयर्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ पाकिस्तान। 2021 में भी हमें इसी एरिया से सवाल जो है आता दिखाई देता है, जब एग्जामिनर ने पूछा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज मैंडेटरी फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। अगेन बात पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की, फिर वही बात, ये इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को उसने लिंक किया है। फिर 2020 में हम देखते हैं कि उसने सीधा सवाल पूछा है कि मेन फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर ऑफ पाकिस्तान क्या है। सवाल नंबर 4 अगर देखें हम 2018 के पेपर का, तो वो भी इसी थीम से आया हुआ है, डिस्क्राइब द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज सूटेबल टू मेक कंट्री पॉलिटिकली स्टेबल। अगेन जब 2018 का हम पर्चा खोलते हैं, उसका सवाल नंबर 4 फिर पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर। सवाल नंबर 8 उसी साल के पर्चे का नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर है। There is crisis of national integration in Pakistan since its creation. What measures do you suggest for the promotion of national integration of Pakistan? अब ये वाले जो सवाल हैं, इन सब के अंदर जो है, अगर आप स्कोर के हवाले से बात करें तो उसमें बच्चे करते क्या हैं कि पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ और पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम मेंशन करना शुरू कर देते हैं, बजाय इनके आप पार्टीज़ के मैनिफेस्टोस और जो डिस्कोर्स है, जो आर्गुमेंटेशन है, आप उसको बुनियाद रखें। हर एग्जामिनर की, मैं भी यहाँ बैठा हूँ तो मेरी भी लाइक डिसलाइक है, तो बजाय पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ को क्रिटिसाइज करने के, ये डोट्स हैं, ये रेड लाइंस हैं, हमने एग्जाम के अंदर क्रॉस नहीं करनी। हमने सेफ खेलना होता है और हमने अपना आर्गुमेंट के जरिए, बाय द फोर्स ऑफ आर्गुमेंट, आप नंबर ज़्यादा गेन करें। हमने क्यों रिस्क लेना है, हमने अपना रिस्क मिनिमाइज करना है। और आप बात करें अच्छे इदारों की, CCI, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, वो किस तरीके से इस पॉलिटिकल केओस को ख़त्म कर सकती है। फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी क्या हुआ था, उसका आपको पता होना चाहिए। ये वो टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि एक बिलो एवरेज कैंडिडेट और एक अबव एवरेज कैंडिडेट के दरमियान जो है डिफरेंस क्रिएट करती है। बजाय पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ के ऊपर आप जो है
कंटेंट तैयार करें। आप जो आपके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रोविंशियल लोग आपके इदारे हैं, आपकी बॉडीज़ हैं जिससे पॉलिटिकल अपना इंटीग्रेशन या नेशनल इंटीग्रेशन की बात की जा सकती है या वो प्रमोट की जा सकती है, लाइक CCI, आप इन पे ज़्यादा बात करें। फिर इसके अंदर इलेक्शन कमीशन का रोल, इन जमहूरियत का रोल, इन चीज़ों के ऊपर आप तवज्जो दें ताकि आपका स्कोर फिर ज़्यादा है। अगली थीम जो है हमारे पास, अगला एरिया जो बार बार एग्जामिनर पिक कर रहा है, और आजकल तो वैसे भी आपको पता है पाकिस्तान के जब से एब्सोल्युटली नॉट और अफगानिस्तान के अंदर जो शिफ्ट देखने को मिला है, और पाकिस्तान ने फिर एक और चीज़ शुरू की है, वो है जी आपकी जियो इकोनॉमिक्स, कि अब हमारी फॉरेन पॉलिसी जियो इकोनॉमिक्स की बेस के ऊपर होगी। यानी कि जियो इकोनॉमिक्स डायरेक्शन हम दे रहे हैं फॉरेन पॉलिसी को। पहले हमारी जियो पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन के अकॉर्डिंगली फॉरेन पॉलिसी डिटर्मिन होती थी, अब हम उसको चेंज कर रहे हैं। तो हमारा जो फॉरेन पॉलिसी और पाकिस्तान के रिलेशन वाला एरिया है वो अहम हो जाता है पाक अफेयर के पेपर के हवाले से। अब इस एरिया के अंदर आपने तैयार करना है फॉरेन पॉलिसी के डिटर्मिनेंट्स कैसे बनती है। इस वक्त पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि इंडिया आइसोलेट करवा रहा है, वेस्ट हमें कॉर्नर कर रहा है, हमारे FATF के हमारे ऊपर सैंक्शंस की बात हो रही है, हमें पैसे चाहिए कुछ कंट्री से, हमने अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छा रखना है, हमारे IMF के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको भी आपका अमेरिका नेविगेट करता है। तो पाकिस्तान के जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत अहम हुई है, और उसके अंदर भी हम देखते हैं वो सबसे ज़्यादा जिस एरिया को टारगेट करता है एग्जामिनर वो पाक US रिलेशंस हैं। और आपको पता है पाक US रिलेशंस जो हैं हमेशा पिछली 3 डेकेड से 1979 के बाद कह लें 5 डेकेड से तकरीबन जो है ये वाले जो रिलेशन है इसको हम पाक US रिलेशन को अफगान प्रिज्म यानी कि अफगान लेंस से देख रहे हैं। अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान और अमेरिका के मफादात जब कन्वर्ज करते हैं रिलेशन अच्छा होता है, जब डाइवर्ज करते हैं रिलेशन ख़राब होने लग जाता है। तो एग्जामिनर भी ज़्यादा इस एरिया से जो फोकस करता है वो या अफगानिस्तान का जो इम्पैक्ट है पाक US रिलेशन पे पोस्ट तालिबान, इन एरियाज़ को बार बार फोकस कर रहा है। रिलेशन तो हमारे इंडिया के साथ भी हैं, चाइना के साथ भी हैं, मिडल ईस्ट के साथ भी हैं, लेकिन एग्जामिनर सबसे ज़्यादा जिस रिलेशन को फोकस कर रहा है वो पाक US रिलेशन है। और देखिए आप सारे के सारे माशाल्लाह मैच्योर कैंडिडेट्स हैं, करंट अफेयर को और पाकिस्तान में रोज़मर्रा की जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनको भी देखते रहते हैं। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी आपस में जो सियासत करती हैं तो वो पाक US रिलेशंस पे ही करती हैं। इमरान खान का एब्सोल्युटली नॉट, पहले अमेरिका के साथ जो है साइफर वाली बात, फिर आजकल जो उन्होंने यू टर्न लिया है वो भी अगेन आपको बताने का मकसद ये है, यहाँ हम PTI PMLN की डिबेट नहीं कर रहे, बताने का मकसद ये है कि आपका मेन स्ट्रीम जो लीडर्स हैं वो भी अपनी स्पीचेस में, अपनी डॉक्ट्राइन में, अपनी पार्टी मैनिफेस्टोज में, अपने बयानिए के लिए जिस रिलेशन को इस्तेमाल करते हैं वो पाक US रिलेशन है। तो एग्जामिनर भी टारगेट करता है इसी को अपने पेपर के अंदर। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसके ऊपर आए हैं। हमने देखा कि 2022 के अंदर उसने सीधा सवाल फॉरेन पॉलिसी के ऊपर दिया कि एवरी स्टेट डिजाइन्स इट्स फॉरेन पॉलिसी ऑन इट्स नेशनल इंटरेस्ट्स रिजेक्टिंग फीलिंग्स एंड इमोशंस, बट पाकिस्तान हमेशा इमोशंस, फीलिंग्स और आइडियोलॉजी को फॉरेन पॉलिसी के मामले में प्रेफर करती है। इसका इम्पैक्ट क्या आता है और जो है इसके हवाले से क्या ये अप्रोच ठीक है नहीं है, हमने इसके इम्पैक्ट को एनालाइज करना है। पाकिस्तान आपको पता है कि एक इमोशनल नेशन है। एक किताब लिखी डोमिनिक मोइसी ने, जियो पॉलिटिक्स ऑफ इमोशंस, उसके अंदर भी वो यही आर्गूमेंट लेता है कि फॉरेन पॉलिसी के अंदर काफ़ी ज़्यादा किरदार रहा है इमोशंस का, और पाकिस्तान उन कंट्रीज़ में से है कि जिसने इमोशंस को प्रेफर किया। तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी रैशनैलिटी की बजाय, नेशनल इंटरेस्ट की बजाय हमारी जो ड्रिवन बाय इमोशंस एंड फीलिंग्स हैं। अब ये सीधा सवाल फॉरेन पॉलिसी के हवाले से था। अब इसके फिर इम्पैक्ट में जो हमें चैलेंज आते हैं, अगर हम इमोशंस की बेस पे फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं, हम कोई गुलाम है, एब्सोल्युटली नॉट, ये सारी चीज़ें आप देखें
मोदी का जो अपना यार है, गद्दार है, ये सारे आपके पॉलिटिशियंस के सेंटिमेंट्स, यानी कि रिलेशंस के हवाले से इमोशनल अप्रोच जो हमारी फॉरेन पॉलिसी में पाई जाती है, उन्हीं को हमारे मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस बार बार अपनी स्पीचेस के अंदर भी उसको डिस्कस करते हैं। तो इसी वजह से एक एग्जामिनर फिर ये सवाल देता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में इमोशंस का क्या किरदार है। यही हमने थीम में देखा है कि हमने डिटर्मिनेंट्स देखने हैं फॉरेन पॉलिसी के। फिर 2022 के पेपर के अंदर इस सवाल नंबर 8 भी आया था कि डिस्कस द इश्यूज एंड मिसट्रस्ट इन यूएस पाक रिलेशंस आफ्टर द विड्रॉल ऑफ द यूएस ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान। यानी कि पोस्ट तालिबान जो अफगानिस्तान है उसके बाद जो इश्यूज और मिसट्रस्ट आए हैं पाक यूएस रिलेशन में, उनका हमने डिस्कशन करनी थी। अब देखें फिर वही बात कि पाक यूएस रिलेशन में एग्जामिनर ने जिस चीज को बोन ऑफ कंटेंशन बनाया, प्रेमिस सेट किया, वो अफगानिस्तान है। यही मैंने आपको थीम को इंट्रोड्यूस करते हुए बताया था कि एग्जामिनर रिलेशन में पाक यूएस को ही टारगेट करता है और अफगानिस्तान को। बाइडेन का जो हमें नो कॉल करना, फिर हमारे ऊपर अफगानिस्तान का ब्लेम डालना, ये सारी चीज़ें आपको पता ही है कि फिर हमें ये बात वाजे करती है कि फोकस पाक यूएस रिलेशन का जो है वो अफगानिस्तान की सिचुएशन और पाक यूएस कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान एंड डाइवर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान पे होती है। तो अगर आप पाक यूएस रिलेशन को तैयार करें अफगानिस्तान के पर्सपेक्टिव के अंदर बेस बना के ज़्यादा, तो हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि एक्सप्लेन अफगान्स ओन्ड अफगान लेड सॉल्यूशन टू अफगान क्राइसिस। 2021 में जब क्राइसिस चल रहा था तो फिर बात अफगान ओन की, अफगान लेड की आ रही थी, यानी कि अफगान पीस यूएस लीड करना चाहता था, पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली लीड करना चाहता था। लेकिन एग्जामिनर पूछ रहा है कि अफगान ओन्ड और अफगान लेड से क्या मुराद है। ये हामिद करजाई ने एक दफ़ा स्टेटमेंट दी थी कि सारे के सारे अपने इंटरेस्ट को पीछे रखें, हमारा जो पीस होगा वो अफगान लेड और अफगान ओन्ड होगा। तो अगेन इसमें फिर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स अमेरिका, जिसमें अफगानिस्तान मेन बेस है, उसका फिर आ जाएगा, रेलेवेंस आ जाएगी। फिर 2020 में क्वेश्चन नंबर 8 आया हुआ है, वो कहता है जी एग्जामिनर डिस्कस द रिवाइवल of Pak-US relations in the context of present US Taliban peace process। उस वक्त US तालिबान पीस प्रोसेस चल रहा था जिसको फैसिलिटेट हम कर रहे थे। 2019 में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, हमें पसंद करते हो या ना करते हो, इमरान खान साहब को लेटर लिखा था कि हमारी जो है मुलाकात भी उन्होंने फिर की उसके बाद कि तालिबान को निगोसिएशन टेबल पे लेके आए, जो फिर बाद में दोहा डील की सूरत में नजर आया। तो अगेन पाक यूएस रिलेशन में वो लेटर आने की वजह और पाकिस्तान से उस वक्त मोहब्बत जागने की वजह भी यही थी कि अमेरिका को अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने थे, तालिबान से बातचीत करनी थी अमेरिका में। फिर वही बात वहीं खड़ी होती है कि पाक यूएस रिलेशन जो है वो अफगानिस्तान डिटरमिन करता है। फिर जी क्वेश्चन नंबर 7 2018 में आया, डिस्कस द चेंजिंग ट्रेंड्स इन पाक यूएस रिलेशन सिंस 2001। 2001 के बाद भी हमने देखा ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम शुरू हुआ, इधर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, बुश डॉक्ट्राइन, वो सारी बातें आपको पता है। तो 2001 के बाद वही पाकिस्तान और यूएस रिलेशन का जो मेन पिलर था, जिसके ऊपर रिलेशन जो है ये अप एंड डाउन हो रहा था, वो अफगानिस्तान ही था। तो यही मैंने आपको वाजे किया कि रिलेशंस के अंदर अगर आप पाक यूएस प्रिपेयर करें और उसके अंदर अफगानिस्तान को ज़्यादा देखें तो फिर हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर बार बार इस रिलेशन को फोकस कर रहे हैं। और आजकल फिर एब्सोल्यूट नॉट वगैरह की वजह से दोबारा ये जो है इंपॉर्टेंट बना हुआ है। कोई एब्सोल्युटली नॉट कह रहा है आपका नेशनल लीडर, उधर से बैगर्स कांट बी चूजर। तो अगेन फिर पाक यूएस रिलेशन जो है अहम हुए। फिर जी रिपीटेड थीम्स, एक और जो रिपीटेड थीम हमारे पास आ रही है वो सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान आ रही है। इसके अंदर एग्जामिनर बार बार आपसे इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी चैलेंजेस पूछ रहा है। फिर 5th जनरेशन वॉरफेयर इसी एरिया में आती है। फिर नॉन स्टेट एक्टर, टेररिज्म, सेक्टरिज्म, ये सारा कुछ आता है। अगर आपने इंटरनेशनल सिक्योरिटी पढ़ी हुई है तो जो आपकी ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है उसमें टेररिज्म वगैरह आता है,
नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, कंटेम्प्रेरी सिक्योरिटी थ्रेट्स में आपकी 5th जनरेशन वॉरफेयर, वाटर सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट सिक्योरिटी। और आजकल आपको पता है कि जब से मुईद यूसुफ साहब ने जनवरी 14 2022 के बाद नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी दी है, तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो डिस्कोर्स हो रहा है सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव में, वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन में जो शिफ्ट देखने को मिला है उस पे हो रहा है। तो इसमें एनएसपी, नॉन स्टेट एक्टर, 5th जनरेशन वॉरफेयर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल चैलेंजेस, ये वो डायमेंशंस हैं जो कि बार बार एग्जामिनर दे रहा है। जो नई डायमेंशन है, आप पाकिस्तान में किसी थिंक टैंक की डिस्कशन देख लें, किसी टॉक पे चले जाएं, बड़े सेमिनार में सबसे ज़्यादा जो डिस्कशन हो रही है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी भी हो रही है, इन्वायरमेंट सिक्योरिटी भी उसमें आती है, हेल्थ सिक्योरिटी भी आती है। तो फिर इस हवाले से ये बहुत ही अहम एरिया बन जाता है। एग्जामिनर ने कब कब इसको टारगेट किया पिछले 5 सालों में, आइए वो देखते हैं। 2021 में उसने कहा कि हाउ पाकिस्तान शुड कॉम्बैट 5th जनरेशन वॉरफेयर सक्सेसफुली। फिर क्वेश्चन नंबर 5 2020 का वो कहता है कि व्हाट इज मेंट बाय द टर्म प्रॉक्सी वॉर, आर देयर एनी एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स एट प्ले इन द इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान। अभी जिक्र किया है इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस आएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 5 2018 का, डिफाइन नॉन स्टेट एक्टर्स। नॉन स्टेट एक्टर्स आर पोजिंग मोर थ्रेट टू पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी देन थ्रेट्स फ्रॉम एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स, आर्गू इन फेवर और अगेंस्ट। अभी हमने डिस्कस किया कि इस थीम के अंदर नॉन स्टेट एक्टर्स, प्रॉक्सी वॉर, 5th जनरेशन वॉरफेयर, हाइब्रिड, ये सारी वही बातें। और फिर नई डायमेंशन नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, उनमें भी इसी का जिक्र है। तो एग्जामिनर अगर सिक्योरिटी वाली थीम को प्रिपेयर करते हैं तो हम देख रहे हैं बार बार वो इस पे क्वेश्चन दे रहे हैं। और 2022 में नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई है, तो वो इस साल के लिए काफ़ी हॉट और बर्निंग इशू हो सकता है। फिर एक और जो अहम चीज़ है वो इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान है। ये बात तो हर बच्चे को पता है, हाउस होल्ड्स के अंदर भी ये डिस्कशन हो रही है, पाकिस्तान को इकोनॉमिक क्राइसिस से निकाला जाए। कभी कहते हैं हम डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, कभी क्या तो कभी क्या। पाकिस्तान हर वक्त जो गवर्नमेंट आती है IMF IMF IMF, तो इसके अंदर पाकिस्तान को क्या इकोनॉमी के चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात हो रही है। तो आपका जो नेशनल मीडिया, नेशनल डिस्कोर्स आजकल सारा इकोनॉमी के इर्द गिर्द घूम रहा है। एक बात को तो सारे मानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन इकोनॉमिक मसाइल से दो चार है, तो उस हवाले से ये बहुत अहम थीम बन जाती है। फिर इसी थीम के अंदर आपने चैलेंजेस प्रिपेयर करें, वे फॉरवर्ड क्या है, किस तरह इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की गाड़ी पाकिस्तान में दौड़ाई जा सकती है। फिर पाकिस्तान के अंदर फ्लड्स आए हैं, लोन्स की बात, IMF की बात, फिर इंटरनेशनल डोनर्स की बात, हमें कौन सा मुल्क पैसे दे रहा है कौन सा नहीं आ रहा, ये सारे इकोनॉमी की डिबेट के अंदर आते हैं। यही वो वजह है कि एग्जामिनर जो है बार बार इस एरिया को टारगेट कर रहा है। देखते हैं पिछले 5 साल में कब कब उसने इस एरिया को टारगेट किया। 2022 में व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ग्रांट्स, एड एंड लोन इन पाकिस्तान इकोनॉमी इन द लास्ट 10 years टू स्टिमुलेट द ग्रोथ, डिस्कस। ये 22 का क्वेश्चन है। अभी हमने डिस्कस किया है कि ग्रांट्स, लोन्स, पैसे, इन्हीं की डिस्कशन हो रही है क्योंकि हम बदतरीन इकोनॉमिक मसाइल से दो चार है। फिर ये वही मैंने उसको पॉलिटिकल डिस्कोर्स वाली थीम में भी डाला हुआ था इस क्वेश्चन को। 2021 में उसने पूछा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज मैंडेटरी फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इन पाकिस्तान। इसी वजह से कहा जाता है, शहबाज शरीफ साहब बार बार कहते हैं कि हमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी करने की ज़रूरत है, यानी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इससे इसको लिंक करके उसने ये टॉपिक दिया है। 2019 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 देखें जी, व्हाट मेजर इकोनॉमिक चैलेंजेस आर बीइंग फेस्ड बाय पाकिस्तान, व्हाट रिकमेंडेशन डू यू सजेस्ट टू डील विद दीज इश्यूज। अभी हमने थीम में देखा है कि अगर आप चैलेंजेस प्रिपेयर करें और फिर वे फॉरवर्ड प्रिपेयर करें तो इकोनॉमी वाला क्वेश्चन ये बड़े आसानी से आप हल कर सकते हैं। फिर पॉपुलेशन ग्रोथ भी अब इकोनॉमी के अंदर आती है। क्यों? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर 62 से लेके 64% पॉपुलेशन अंडर 30 यूथ बल्ज कहलाती है। कंट्रीज के अंदर ये पॉपुलेशन एसेट बन जाती है नॉलेज इकोनॉमी की सूरत में। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो रही है कि हम उसकी ग्रोथ की पेस को मैच नहीं कर पा रहे
उसके अकॉर्डिंगली उनकी ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे, उनको नौकरियां नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से वो हमारी इकोनॉमी पे बजाय एक कंट्रीब्यूटर के तौर के ऊपर शामिल होने के वो हमारी इकोनॉमी पे बोझ बनते जा रहे हैं, इनके लाइबिलिटी बनते जा रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा इकोनॉमिक चैलेंज है पाकिस्तान को। तो ये भी इकोनॉमी वाली थीम में आता है। अगर हमने इकोनॉमी वाली थीम सही प्रिपेयर की होती तो 22, 21, 19 वाले क्वेश्चन हम बड़े आसान से अटेम्प्ट कर सकते थे। एक और जो रिकरिंग थीम है, एक और एरिया जिस पे बार बार जो है एग्जामिनर टारगेट कर रहे हैं, जहां से क्वेश्चन दे रहा है, वो आपका सीपैक और एनर्जी है। सीपैक भी आपको पता है, हम ज्यादातर जो पढ़ते हैं देखते हैं उसको, उसकी जो अर्ली हार्वेस्ट है वो सारी उसने बिजली ठीक की, एनर्जी से लिंक्ड है। काफ़ी एनर्जी हमारी क्राइसिस रिजॉल्व किया सीपैक ने, लेकिन अभी भी एनर्जी क्राइसिस काफ़ी परसिस्टेंट है। तो अगर आप एनर्जी क्राइसिस तैयार करें, उसका वे फॉरवर्ड तैयार करें, फिर जब से पाकिस्तान के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी की डिबेट आई है, फिर सीपैक का फेज़ 1, फेज़ 2, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, अगर आप ये थीम तैयार करें तो हम देखते हैं कि यहाँ से भी एग्जामिनर बार बार जो है वो क्वेश्चन जो है दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 2021 का, हाउ सीपैक फेज 2 विल गैल्वेनाइज इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज फॉर पाकिस्तान। दोनों इकट्ठे क्वेश्चन आए हुए थे, यानी कि हमने अगर ये थीम प्रिपेयर की होती तो हम 2 क्वेश्चन यहां से अटेम्प्ट कर सकते हैं 2021 में। क्वेश्चन नंबर 7 उसने 2020 में दिया हुआ है, पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस वाज ड्यू टू द लैक ऑफ स्ट्रेटेजी एंड पॉलिटिकल विल, डिस्कस। फिर 2019 में उसने क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान एंड व्हाट मेजर्स डू यू रिकमेंड टू एड्रेस इट। अभी हमने थीम में डिस्कस किया कि आपने एनर्जी क्राइसिस के कॉजेज जो जिसकी वजह से पैदा हुआ है, वे फॉरवर्ड, ये सारा कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 7 2019 में, critically analyze the key causes of delaying construction of dams in Pakistan, give some suggestion to revert this collateral loss। ये भी हम एनर्जी के अंदर प्रिपेयर करते होते हैं डैम्स के हवाले से, क्योंकि मेजॉरिटी हमारी एनर्जी की जो कंट्रीब्यूशन है वो वहीं से ही है, वाटर से। तो अगर हम इसको प्रिपेयर करें तो हमने देखा 21 में, 20 में, 19 में, 5 साल में से जो 3 साल के पेपर्स हैं उसमें 1, 2, 3, 4, 5 दफ़ा उसने इस एरिया से सवाल पूछा। एक और जो है जी आपकी नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर क्राइसिस और फ्लड्स, इसको हम एक एरिया कंसिडर करते हैं। इस साल फ्लड्स आए हुए हैं तो फिर ये एरिया अहम हुआ हुआ है। डैम्स के ऊपर बात, वाटर क्राइसिस पे बात, उसका वे फॉरवर्ड क्या है, फ्लड्स का इम्पैक्ट क्या है, और पाकिस्तान फ्लड्स जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट, फ्लड्स जैसे मसाइल से दो चार है, तो क्या पाकिस्तान का डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम या मैकेनिज्म इस काबिल है? अगर नहीं है तो उसके कॉजेज क्या हैं? 2010 में भी आए, फिर पता है कि पाकिस्तान 5th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री है क्लाइमेट चेंज के हवाले से, फिर भी हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा क्यों नहीं? इसकी आपने कॉजेज प्रिपेयर करनी, क्योंकि ये इस साल इतना अहम बना हुआ है, हो सकता है इससे ऐसे भी आ जाए। तो देखते हैं कि इस एरिया से उसने कौन कौन से क्वेश्चन दिए होंगे। 2019 में क्वेश्चन नंबर 7, क्रिटिकली एनालाइज द की कॉजेज ऑफ डिलेइंग कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स इन पाकिस्तान। इसको मैंने एनर्जी वाले को मैं भी थीम में भी लिंक किया हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 8, एफिशिएंट यूज ऑफ इट्स नेचुरल रिसोर्सेज कैन मेक पाकिस्तान अ प्रॉस्पेरस नेशन, डिस्कस इन द लाइट ऑफ प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान। अब इधर नेचुरल रिसोर्सेज में आपका पोर्ट भी आता है, फिर आपका सीपैक भी आता है, आपकी और रिकोडिक वगैरह ये सारी चीज़ें भी आती हैं, कोल भी आता है, ज्योग्राफी भी आती है, तो ये डैम्स वगैरह, वाटर, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आपने इस थीम को अगर कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर किया तो चांसेस हैं कि हम इस साल की जो सबसे हॉट डिजास्टर मैनेजमेंट फ्लड्स वाला टॉपिक है, अगर वो आएगा तो हम अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को जो है वो हल कर सकेंगे। एक और थीम जो है जी आपके पास, वो है जी ग्लोबल एंड रीजनल इश्यूज। इसमें एग्जामिनर ने पिछले 5 साल में कश्मीर के ऊपर क्वेश्चन दिया है, और आपको पता है कश्मीर तो एक ऐसा एरिया है जिसको आप नहीं छोड़ सकते। आपकी फैमिली में आपसे पिछली जनरेशन के ब्यूरोक्रेट्स हैं, जब जब CSS इस मुल्क में आया है, पाकिस्तान के बनने के बाद जब भी मुकाबले का इम्तिहान हुआ है
तो मज़े की बात ये है कि आपके बड़ों ने भी ये वो टॉपिक है जो तैयार किया था, और आज भी ये टॉपिक आप तैयार कर रहे हैं, और आपकी अगली जनरेशन भी लग यही रहा है कि कश्मीर पे टॉपिक तैयार कर रही होगी। क्यों? क्योंकि ये हल होता नज़र नहीं आता। तो कश्मीर इश्यू जिस तरह से कई सालों से कांस्टेंट चीज़ चलती आ रही है, और वाइड टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है। आप प्रिपेयर करते हुए अपने वालिद साहब से, चचा अगर ब्यूरोक्रेट हैं उनसे पूछे, नोट्स दिखाएंगे तो शायद वो कहें बेटा मैंने भी यही नोट्स बनाए थे। तो उस हवाले से कश्मीर को तो हमने ज़रूर तैयार करना है। और रीजनल और ग्लोबल इश्यूज़ के अंदर जो नई डायमेंशन ऐड हुई है इस साल की, वो आपका है जी रशिया यूक्रेन। तो ये भी अहम थीम है इस हवाले से। फिर जब हम देखते हैं कब पूछा गया, तो 2021 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 कश्मीर पे पूछा गया था। अगर उसने एक दफ़ा पूछा, उसका कतन ये मकसद नहीं है कि अब दोबारा नहीं पूछेगा। वैसे भी इस साल पोस्ट अगस्त 2019 के बाद कश्मीर, जब से ये मोदी का लेजिस्लेटिव अथॉरिटेरियनिज्म देखने को मिला है कश्मीर में, तो कश्मीर अहम हुआ है। और इस साल जिस तरह सुनने को मिल रहा है कि 2 मिलियन वोटर्स वो ऐड करने लगे हैं कश्मीर में, उसके डेमोग्राफिक्स चेंज कर रहे हैं, तो हमें ये लगता है कि कश्मीर फिर अहम रहेगा, जो हर साल अहम होता है। फिर आपने तैयार करना है रशिया यूक्रेन, उसका पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट होगा, रीजन पे क्या इम्पैक्ट होगा। ये आपने रशिया यूक्रेन टॉपिक भी ज़रूर तैयार करना है, क्योंकि रशिया यूक्रेन टॉपिक की वजह से पाकिस्तान के वेस्ट के साथ भी ताल्लुकात ख़राब हुए, पाकिस्तान के यूएस के साथ भी ताल्लुकात ख़राब हुए। तो ये अगर इसी डायमेंशन में सवाल आता है जो कि हॉट टॉपिक बना हुआ है, तो आप फिर कर सकेंगे। फिर एक और हमने जो एरिया फिगर आउट किया जिससे एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन पिक कर रहा है, वो है जी आपका रीजनल कोऑपरेशन एंड अलायंसेस। उसमें जो सबसे अहम है एससीओ, ओआईसी, सार्क, और दुनिया के अंदर ये जो डिबेट चल रही है पाकिस्तान को ईस्टर्न ब्लॉक यानी कि पाकिस्तान, चाइना, ईरान, रशिया की तरफ टिल्ट करना चाहिए, या पाकिस्तान को वही पुराना यूएस पोल जो है उसके साथ रहना चाहिए। इसके ऊपर जो डिस्कशन चल रही है कि हमें ईस्ट की तरफ टिल्ट करना है या वेस्ट के ब्लॉक के अंदर ही रहना है, ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना, इंडिया की तरह दोनों के साथ एंगेज करना है, कंपार्टमेंटलाइजेशन वाली पॉलिसी पे चलना है। तो ये डिबेट्स जो हैं इस डायमेंशन के अंदर अहम हुई हैं और काफ़ी ज़्यादा अहम है। तो इसके ऊपर सवाल आने के चांसेस ज़्यादा हैं। पास पेपर्स के हवाले से देखें, 2022 में उसने हिस्ट्री से, जब हमने वेस्टर्न डिफेंस पैक्ट्स किए थे, यानी कि वेस्टर्न ब्लॉक जो के अंदर हम गए थे, तो उसकी क्या कॉस्ट पे करनी पड़ी थी, उसको उसने टारगेट किए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 2020 में उसने पूछा, चाइना, पाकिस्तान, रशिया कोऑपरेशन विल फाइंड सूटेबल सपोर्ट मैकेनिज्म इन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इलैबोरेट। यानी कि वो एससीओ को टारगेट करता है। करंट अफेयर में भी उसने बार बार एससीओ को टारगेट किया, और इस दफ़ा हम देखते हैं कि जिस तरह समरकंद में इजलास हुआ है सितंबर में, जुलाई में ताशकंद में इजलास हुआ है, आपके मियाँ साहब गए हुए थे, पीएम साहब, सब उनको पॉइंट आउट भी कर रहे थे, यानी कि पाकिस्तान जो है सेंटर ऑफ अटेंशन बना हुआ था। तो हो सकता है इसी तरह जिस तरह हमारे पीएम साहब सेंटर ऑफ अटेंशन बने हुए थे, एग्जामिनर की भी सेंटर ऑफ अटेंशन एससीओ फोरम ही बन जाए और इस पर दोबारा सवाल आ जाए। तो आपने रीजनल कोऑपरेशन और ये ब्लॉक पॉलिटिक्स अलायंसेस के हवाले से जो थीम प्रिपेयर करनी है, उसमें ज़्यादा फोकस एससीओ, ओआईसी, सार्क, ईस्टर्न ब्लॉक की पाकिस्तान को क्या फ़ायदे हैं, वेस्टर्न ब्लॉक के क्या फ़ायदे हैं। तो हमने इसके अंदर जो है इसको प्रिपेयर करना है ताकि हम अगर सवाल आए तो अच्छे तरीके से हल कर सकें। फिर जी प्री पार्टीशन हिस्ट्री, ये तो आपको पता ही है कि ये एक ऐसी हकीकत है जिससे मुंह नहीं मोड़ सकते। पाकिस्तान 2016 से पहले पाक अफेयर के पेपर में 3 से 4 सवाल प्री पार्टीशन से आते थे, लेकिन अब कभी एक सवाल आता है कभी नहीं आता, लेकिन उसका कतई ये मकसद नहीं है कि सवाल नहीं आएगा। आप प्री पार्टीशन को तैयार करते हैं, अगर एक सवाल भी आता है तो यही कहा जाता है कि जो सबसे अच्छे एग्जामिनर्स हैं, सीनियर टीचर्स हैं, वो यही कहते हैं कि आप उसी आंसर से शुरू करें। जो बच्चा पाक अफेयर के पेपर के अंदर प्री पार्टीशन वाला सवाल करता है तो कहा यह जाता है कि उसके मार्क्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पाक अफेयर के टीचर को प्री पार्टीशन, यानी पाकिस्तान जो हिस्ट्री का टीचर होता है ना, रैशनल बात करें, लॉजिकल,
उसको बड़ा पसंद होता है कंटेंट। लेकिन इसका कतई ये मकसद नहीं है कि आपको सवाल वो नहीं आता और फिर आप वही नंबर लूज कर गए। आपने अगर बाकी 4 करंट डायमेंशन में से कर लिए जो हमने देखा है बार बार रिपीट हो रही है, तो तब भी आपका स्कोर अच्छा आ सकता है। प्री पार्टीशन से 2021 में उसने क्वेश्चन दिया हुआ है, 2020 में दिया हुआ है, 2019 में दिया हुआ है, 2018 में दिया हुआ है, फिर 18 में 2 दिए हुए, 19 में 1, 20 में 1, 21 में 1। तो इस हवाले से हम देखते हैं कि वो प्री पार्टीशन को बिल्कुल भूल नहीं चुका, फिर भी सवाल आता है। अब देखते हैं जी कि हमने डिस्कशन की कि वो एरियाज आइडेंटिफाई किए। देखें, गेस कुछ नहीं होता, हम तैयारी कंप्लीट करते होते हैं। और इस वीडियो का कतई ये मकसद नहीं है कि हम कोई नजूमी बाबा है और आपको गैस दे रहे हैं। इस वीडियो का मकसद ये है कि रीज़न और रैशनैलिटी ये कहती है कि जिन एरियाज पे ज़्यादा फोकस कर रहा है एग्जामिनर, अगर हम उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे तो हमारे नंबर जो सिक्योर करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और यही वो डिबेट्स हैं जो आजकल चल रही हैं। और हमने उन थीम्स के हवाले से देखा है कि पेपर एग्जामिनर बार बार इन एरियाज 9-10 जो हमने अभी डिस्कस किए हैं वहां से बना रहे हैं। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन कि चूंकि हमने अभी तज्जिया करके देखा, मेजर जो एग्जामिनर सवाल पिक कर रहा है वो हिस्ट्री से नहीं पिक कर रहा। जो आप पाकिस्तान के जो करंट जो डायमेंशन वाले पेपर्स हैं, टॉपिक्स हैं, जो करंट डिस्कोर्स चल रही हैं, यानी कि मॉडर्न पाकिस्तान अफेयर्स, कंटेम्प्रेरी, उनसे पेपर पिक कर रहा है। तो ऐसों में नंबर लेने के जो तरीक़ेकार क्या है, किस तरह ज़्यादा नंबर लिया जा सकता है। क्योंकि एक ख्याल पाया जाता है CSS सर्कल्स में कि जो आपके पाक अफेयर के अंदर जो आपके करंट एरा के टॉपिक्स होते हैं उनमें एग्जामिनर स्कोर नहीं देता। इनमें एग्जामिनर इसलिए स्कोर नहीं देता, बच्चे उनको सही तरीके से अटैम्प्ट नहीं करते। आप उनमें कोटेशन वगैरह तो लिखते हैं, बच्चे जो चीज़ प्रिपेयर नहीं करते। बच्चे अगर देखें वाटर के ऊपर सवाल आया हुआ है तो आपको इरसा का पता होना चाहिए, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी। फिर आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान की वाटर ब्यूरोक्रेसी क्या है, वाटर अकॉर्ड क्या है। इसी तरीके से अगर आप 18वीं तरमीम पे नेशनल इंटीग्रेशन पे बहस कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए टर्मिनोलॉजीज का, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट क्या है जिससे आपके PM CM इकट्ठे बैठते हैं। फिर आपकी नेशनल इकोनॉमिक जो NEC क्या है, आपको इन बॉडीज का पता होना चाहिए। फिर ऐसे अगर आप सिक्योरिटी वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए नेक्टा क्या है, इस साल नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई है वो क्या है, नेशनल एक्शन प्लान क्या है, मिलिट्री कोड्स क्यों बने थे, ATCs क्या है। जब हमें इन टर्मिनोलॉजीज का नहीं पता होता फिर हम नंबर नहीं गेन कर पाते। साइबर सिक्योरिटी क्या है, इन्वायरमेंट सिक्योरिटी क्या है, जो आपकी नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या है। तो जो अगर हम बात करें डूज और डोंट्स के हवाले से, तो आपने जो सबसे ज़्यादा चीज़ फोकस करनी है तैयारी के अंदर, कंटेंट के साथ साथ हर टॉपिक की टर्मिनोलॉजीज का आपको पता होना चाहिए। आप CPAC पे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको CPAC अथॉरिटी का नहीं पता होता। इसी तरह से जो टॉपिक जिस मिनिस्ट्री में फॉल करता है उस मिनिस्ट्री का आर्किटेक्चर क्या है, उस टॉपिक की डोमेन के ऊपर कोई पॉलिसी इस साल आई है उसको देखें, कोई मुआहिदा हुआ है उसको देखें, कोई अथॉरिटी बनी है उसको देखें। जब आप करंट डायनामिक्स में ये चीज़ें मेंशन करते हैं फिर आप अच्छा स्कोर लेते हैं। या फिर जब ईस्टर्न वेस्टर्न ब्लॉक की बात हो रही है, SCO की बात हो रही है, तो लिंक करें पाकिस्तान की लोकेशन को कि पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के ऊपर कार्स हैं, तो इस मैप को यूं करके लिंक करें कि पाकिस्तान को गेटवे टू सेंट्रल एशिया मिलता है, बदले में हम कार्स को एक्सेस टू सी देते हैं। तो आपका जो मैप होगा वो स्पीकिंग मैप होगा। करंट डायनामिक्स वाले जो क्वेश्चन है, जब उनमें इन चीज़ों के साथ साथ आप कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं तो आपको जो है फिर स्कोर अच्छा मिलता है। ये था जी आपको असिस्ट करने के लिए एक हमने एक्सरसाइज की। अगर आप इन डायमेंशंस पे फोकस करेंगे तो फिर आपको जो है स्कोर जो है अच्छा मिल सकता है। देखें, इंसान के हाथ में होता है मेहनत करना, आपका काम है मेहनत करना। जिस तरह मियाँ मोहम्मद बख्श साहब फरमाते हैं कि माली दा काम है पानी देना, भर भर मशका पावे, मालिक दा काम फल फुल लाना, लावे ना लावे। आप माली हैं,
आप मेहनत करें, सही तरीके से मश्क भर के पानी की डालें ना, छिड़काव तो ना करें, फिर रब नवाजता भी उसी तरीके से पूरी मश्क डालता है पानी की, ना सिर्फ वो बालों वाले स्प्रे के साथ पानी का छिड़काव करता है। शुक्रिया जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, अल्लाह खैर करेगा जी।